आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा वैद्युत तापन है, यह वैद्युत तापन किस लिए इसका नाम दिया गया है कि यह हमारा वैद्युत तापन है। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग में जो हमारी इलेक्ट्रिकल विद्युत सप्लाई आती है, उस सप्लाई के माध्यम से जो हमारी विद्युत सप्लाई होगी, उस विद्युत सप्लाई के माध्यम से यदि हम उस विद्युत सप्लाई को ऊष्मा के रूप में यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है उस सप्लाई को यदि आप ऊष्मा के रूप में यूज करते हो, तो उस ऊष्मा को यूटिलाइजेशन किसी वस्तु को कठोरीकरण करने में, हीटिंग में करते हो, वेल्डिंग में करते हैं, या फिर उन सब चीज़ों को देखा जाता है जैसे आपका मृदुकरण करना हुआ, आदि सब चीज़ों को अगर खाना पकाना हुआ या इस तरीके से ऋषि रूम को गर्म करना हुआ, तो ये सब जो फंडा अपनाया जाता है, ये तरीका जो अपनाई जाती है विद्युत सप्लाई के माध्यम से, वह हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग। वह क्या कहलाएगा? वह कहलाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग में मेन देखते हैं कि हमारा होता है क्या है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, विद्युत सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होती है उस सप्लाई को किसमें कन्वर्ट करते हैं? हीट में। ठीक, उसको करते हैं कि हीट में कन्वर्ट किया जाता है, हीटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। हीटिंग में कन्वर्ट कर देंगे जब इसके माध्यम से जो ऊष्मा निकलेगा, जो हीट डेवलप होगा, वह हीट को किसमें यूटिलाइज करते हैं? जैसे आपका कठोरीकरण करना हुआ, उसमें कैसे करेंगे? इसका उपयोग हम लोग करते हैं कठोरीकरण करने में। कठोरीकरण, ठीक, कठोरीकरण करने जिसे बोलते हैं हार्डनिंग बोलते हैं, हार्डनिंग कहा जाता है। अब जैसे किसी सतह का कठोरीकरण करना हुआ, दूसरा होता है सरफेस हार्डनिंग। सतह का कठोरीकरण करने में सरफेस हार्डनिंग करना हुआ, वेल्डिंग करना हुआ, वेल्डिंग करना हुआ, और जैसे हमारे घरेलू कार्यों में खाना पकाना हुआ, भोजन को खाना पकाना, भोजन को पकाने में, घरों को गर्म करने में, घरों को गर्म करने में, तो आदि सब स्थानों पे क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिकल हीटिंग का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग के माध्यम जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई आएगी, विद्युत सप्लाई, उस विद्युत सप्लाई को हीट में परिवर्तित करेंगे। वह हीट को परिवर्तित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग डिवाइस का उपयोग करेंगे। उन डिवाइस के बारे में इसमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल हीटिंग से क्या करते हैं कि इनके लाभ के बारे में समझते हैं कि जो लाभ होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग के लाभ क्या है। तो अगर इनका एडवांटेज की बात किया जाएगा, लाभ के बारे में, अगला जो आता है हमारा लाभ, तो इसमें लाभ ये देखा जाता है सर्वप्रथम कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग होता है, अगर लकड़ी, कोयला, तेल, गैस आदि सबको जलाते हैं, तो इन सबको जलाने के बाद क्या होता है, विभिन्न प्रकार के फ्लू गैसेस, धुआं निकलते हैं। और जब इलेक्ट्रिकल हीटिंग किया जाता है तो इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के धुआं नहीं निकलते हैं, किसी भी प्रकार की फ्लू गैसेस डेवलप नहीं होता है। और हम अगली बात करते हैं कि अगर इनकी दक्षता की बात किया जाएगा, तो जो इनकी दक्षता होती है वह लगभग 75% से लेकर के वह जो होती है 100% तक होती है। 75% से लेकर के 100% तक होती है, यह दक्षता जो होती है इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है। अगर वहीं बात करते हैं गैस की, अगर वहीं बात कर लेते हैं जो गैस होता है, गैस की एफिशिएंसी लगभग 60% होती है। अगर वहीं तेल की बात कर लेते हैं, अगर तेल को यूज करके आप हीट को डेवलप कर रहे हो, तो उसका एफिशिएंसी 50 to 60% होता है, 50 से 60% होता है। अगर हम कोयले की बात कर लेते हैं, जो कोयला होता है, कोयले की जो एफिशिएंसी होती है वह लगभग 30% होती है। अर्थात जितना उष्मा डेवलप होगा, उसी उष्मा को सिर्फ 30% ही यूज कर पाते हैं। तो इस आधार पे देखा जाता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है वह बहुत ज़्यादा बेटर होता है, चूंकि इफिशियंसी इसकी सबसे ज़्यादा है, लगभग 75% एवं चली जाती है इसकी इफिशियंसी। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग होता है, तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग में क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग कैपेसिटी होती है ना, वो कैपेसिटी
कंट्रोलिंग कैपेसिटी अपने इच्छा के अनुसार, अपने डिजायर के अनुसार क्या कर सकते हैं, चाहे रिमोट के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से क्या करते हैं, बहुत आसानी पूर्वक कंट्रोल किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग होता है इसमें आसानी पूर्वक कंट्रोल कर पाएंगे। और एक चीज मैंने पहले बता दिया है कि जो हमारी अन्य प्रकार की हीटिंग थी, जैसे गैस का यूज करोगे, चाहे तेल का यूज कर लो, चाहे हम लोग अगर तेल का यूज करते हैं तो तेल का यूज करने पर क्या होता है, इसमें भी क्या होता है आपका कि जो फ्लू गैस है, धुआं, कोयला जलाओगे उसमें धुआं निकलता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या है, किसी भी प्रकार की धुआं नहीं निकलता है। और इसमें अगर धुआं नहीं निकलेगा तो ना किसी इसमें चिमनी की आवश्यकता है, ना तो किसी प्रकार की दग्ध गैसें मतलब लवर हो जो होता है, कोई चीज जलाते हैं उसमें लवर निकलती है, जो कि जो बॉयलर होता है, जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट हो गए, तो उसमें जो फ्लू गैसेस निकलते हैं, उस फ्लू गैसेस के माध्यम से अन्य चीजों को गर्म किया जाता है। तो वो फ्लू गैस का उपयोग वहां पे किया जाता है, वहां पे चिमनी बनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है, इसमें किसी भी प्रकार की फ्लू गैसेस नहीं निकल रही, तो इसमें किसी प्रकार की हमको चिमनी की भी आवश्यकता नहीं होती है, और इसको आसानी से नियंत्रण भी कर ले रहे हो। और अगर ये देखा जाता है कि अगर ओवर हीटिंग का केस आता है, तो ओवर हीटिंग के केस में भी क्या करते हैं, इसको आसानी पूर्वक कंट्रोल कर लिया जाता है। अच्छा, एक चीज ये भी है, तो ये सब इसके एडवांटेज है। अगर एक एडवांटेज की और बात करते हैं कि इसमें जो होता है, जो ध्यान देने की बात होती है, जैसे मान लो अगर कोयले हो गए, गैस हो गए, तेल हो गए, इसमें विभिन्न प्रकार को मतलब एक एम्प्लॉय या वर्कर को वहां पे देखना जरूरी होता है कि बाई चांस कभी कोयले का माल कम हो रहा है या गैस हमारी खत्म हो जा रही, तेल। तो इस प्रकार से इसमें जो होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग में, इनमें किसी प्रकार की जो ध्यान देने वाली बात होती है, वो कम ही ध्यान देना पड़ता है। और इसका जैसे मेंटेनेंस चार्ज हो गया, मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत कम आता है। इसमें क्या होता है कि जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, वह मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम होता है। अगर 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 इसमें देखा जाता है कि जो मेंटेनेंस चार्ज होगा, वह मेंटेनेंस चार्ज क्या कहलाता है, बहुत कम ही रहेगा। और वही बात करते हैं गैस, कोयला, तेल हो गए, इसमें मेंटेनेंस बहुत बार बार देखने की आवश्यकता होती है, बहुत फॉल्ट भी क्या होता है, फॉल्ट के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि अन्य के अपेक्षाकृत जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग होता है, उसकी एडवांटेज जो होती है, मतलब अच्छाइयाँ जो है, वह बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम कि मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर करने का क्या क्या मेथड है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, अगर बात किया जाए कि जो हीट ट्रांसफर करने के क्या क्या मेथड होते हैं, तो अगर इनकी बात किया जाए तो हीट स्थानांतरित करने का मुख्यतः थ्री मेथड है। इसमें जो हीट ट्रांसफर करने के जो मेथड हैं, वह तीन मेथड हैं। जो पहला मेथड है वह कहलाता है संवहन विधि, जिसे बोलते हैं कंडक्शन विधि, या चालन विधि कहा जाता है। तो जो हमारा ये कंडक्शन विधि होता है, इसमें क्या होता है कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, एक अणु से दूसरे अणु में होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा, एक अणु से दूसरे अणु में होता है, दूसरे अणु में होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वह अणु के माध्यम से होता है, एक अणु से ऊष्मा जाएगा दूसरे में जाएगा। तो जो कंडक्शन होता है वह हमारे ठोस में होता है। ठोस वस्तुएं रहती है तो उसमें अणु जो होते हैं पास 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 रहते हैं। तो एक अणु गर्म हुआ, जैसे हमारे क्या होता है, कोई क्षण होता है, क्षण में क्या करते हैं, जब इसमें ऊष्मा दिया जाता है एक छोर पर गर्म करते हुए, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति देखा, अगर यहाँ पे टच करोगे तो कुछ समय बाद यहाँ पे भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो जो ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ, एक अणु से दूसरे अणु होते हुए क्या होता है, दूसरी छोर तक पहुंच जाता है। अच्छा, एक चीज हम बात करते हैं कि इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह तापांतर के कारण होता है। जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह किसके कारण होता है, तापांतर के कारण, तापांतर के कारण किया जाता है। मान लो दो बॉडी है, एक बॉडी ए हो गई, एक बॉडी बी है। अगर इसमें बात किया जाता है कि एक बॉडी मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम है, यदि दोनों बॉडी में टेम्परेचर क्या होता है, अगर डिफरेंस है, तभी ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होगा। जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी होगी, मान लो ए का तापमान बहुत ज़्यादा है और बी वाले का तापमान थोड़ा कम है, तो जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वह ए से बी में होगा। वह ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होगा, ए से बी में होगा। यदि तापमान क्या है,
ए बॉडी की ज़्यादा है और जो टेम्परेचर बी बॉडी का तापमान कम है, तो जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वह ए से बी की तरफ होगा। और यह ऊष्मा कब तक स्थानांतरित होगा? जब इनका तापमान बराबर होने जाए, तापमान ऑफ ए बराबर तापमान ऑफ बी। ठीक है, टेम्परेचर जो ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर से जब बराबर हो जाएगा, तब तक इसमें क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक क्रिया होगी, जारी रहती है। अब ये चीज हो गया कि अगर ऊष्मा का स्थानांतरण तभी तक प्रोसेस में चलेगा जब तक इनके बीच तापांतर क्या होता है, तापांतर रहेगा। अगर जैसे ही इनके बीच ऊष्मा का मतलब टेम्परेचर बराबर हो जाता है, मतलब ए का तापमान भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 मान लेते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी हो गया, दोनों का तापमान 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, नहीं होगा। अब दूसरी जो बात करते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर करने का जो तरीका है वह किस प्रकार से किया जाता है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला जो मेथड है हमारा हीट ट्रांसफर करने का, वह है कन्वेंशन मेथड, जिसे संनयन प्रक्रिया बोलते हैं। पहला जो प्रक्रिया था हमारा संवहन प्रक्रिया या चालन विधि कहते हैं, संवहन या कंडक्शन बोलते हैं, या कंडक्शन इसे बोलता है, जिस चालन प्रक्रिया कहते हैं, चालन। ठीक है, ये प्रक्रिया होता था। अगली की हम बात करते हैं, आपका जो बी वाला पार्ट है वह हमारा कहलाता है संनयन या संवहन भी बोलते हैं इसको, संनयन जिसे बोलते हैं कन्वेंशन। ठीक है, अगला जो मेथड है हीट ट्रांसफर होने का, वह हमारा प्रक्रिया है वह संनयन के माध्यम से हीट ट्रांसफर होगा। तो इसमें क्या होता है, जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संनयन प्रक्रिया में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वह द्रव तथा गैसों में होता है। वह किसमें होगा? द्रव तथा गैस में होता है, द्रव तथा गैस। ठीक है, इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वह द्रव तथा गैस में होता है। अगर हम ऊष्मा डिसिपेट की फार्मूला देखते हैं, ऊष्मा डिसिपेट का फार्मूला, ऊष्मा का जो निकलेगा, ऊष्मा का डिसिपेशन मतलब ऊष्मा जो निकलेगी, ऊष्मा जो एमिट होगा वह 3.876 इंटू 10⁻⁻4 T1 माइनस T2 की पावर 1.25, इतना जो होता है ऊष्मा डेवलप होगा वाट पर सेमी स्क्वायर, वाट पर सेमी स्क्वायर। ये होता है अपना ऊष्मा का स्थानांतरित होने का फार्मूला। और हम T1 जो है, T1 मतलब उस वस्तु का तापमान है जो गर्म कर रही है, जो गर्म कर रहा है वस्तु, तो वह गर्म करने वाली वस्तु का तापमान होगा। T1 जो होता है वह क्या है कि गर्म करने वाली वस्तु का तापमान है। और दूसरा जो होता है T2 होता है वायु के तापमान में बताता है ये। ठीक है, दूसरा जो होता है T1 जो होता है हीटिंग सरफेस का तापमान हो गया, और T2 जो है अपना वायु सरफेस का तापमान बताता है, वायु का तापमान बताएगा। तो इस आधार पे जो होता है वह संनयन प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह द्रवों तथा गैसों में अपनाया जाता है, द्रव तथा गैसों में अपनाई जाएगी। अगला जो हमारा हीट ट्रांसफर करने का जो मेथड है वह प्रक्रिया है विकिरण विधि, विकिरण विधि, रेडिएशन बोलते हैं, विकिरण, रेडिएशन। ठीक है, अगला जो है ऊष्मा स्थानांतरित होने का जो मेथड है वह रेडिएशन विधि है। अब इसमें क्या होता है, जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह तरंगों के माध्यम से होता है। इसमें एक पॉइंट है कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण तरंगों द्वारा होता है, तरंगों द्वारा होता है। क्या होता है, इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वह तरंगों के माध्यम से किया जाता है। तो जो तरंग होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे। यह तरंग क्या करता है कि जब तरंग रेडिएशन में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तरंगों के माध्यम से होगा, अर्थात तरंग जो होंगे वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे। और जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वह बिना माध्यम को गर्म किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है। तो जो तरंग होते हैं, तरंग बिना माध्यम को, बिना माध्यम के गर्म किए हुए एक स्थान से क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, एक स्थान से दूसरे
स्थान पर जाते हैं। ठीक है, क्या होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाएगा तरंग, वह क्या करता है, बिना माध्यम को गर्म किए हुए क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। यदि कोई वस्तु इसके तरंग में बाधा उत्पन्न करेगा, यदि जब कोई तरंग इसके वस्तु मतलब क्या होता है, जो तरंग आ रही है, अगर कोई वस्तु इसकी बाधा उत्पन्न करता है तो वह वस्तु को गर्म कर देगी, वस्तु को गर्म कर देगी। जैसे मान लो सूर्य की किरण है, जब सूर्य की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम कई लेयरों से होकर के पृथ्वी पर जब प्रकाश आता है, तो जो तरंग है वह तरंग फोटान पैकेट बंडल के रूप में चलता है। तो फोटान पैकेट बंडल के रूप में एनर्जी का ट्रांसफर होता है इसमें। और दूसरी बात यह है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, वह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जब कोई व्यक्ति या कोई पेड़ पौधे या कोई जीव जंतु जब उसके प्रकाश के संपर्क में आता है, मतलब तरंग मतलब आ रही है, तरंग में जब उससे आएगा तो वह तरंग जब उस वस्तु से टकराएगी तो उस वस्तु को तब गर्म करती है। उसी को कहते हैं कि जो कोई वस्तु ये बाधा उत्पन्न करेगा उस तरंग से, तो उस वस्तु को वह गर्म कर देगी। वह क्या करेगी, उस वस्तु को गर्म कर देगी। तो स्टीफन के नियम इसमें दिए हुए हैं। स्टीफन ने एक नियम दिया हुआ है, तो इस नियम को हम लोग समझेंगे स्टीफन का नियम। स्टीफन के नियम अनुसार, ठीक है, स्टीफन के नियम अनुसार इसमें देखते हैं कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा स्थानांतरण, ठीक है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा H बराबर होता है 5.72 इंटू 10⁻⁻4 ke, T1/1000 की पावर 4 माइनस T2/1000 की पावर 4। इतना ये फार्मूला होता है, तापमान के 4 घाते का अनुपाती होता है। ठीक है, जो ऊष्मा का डेवलप होगा तापमान के 4 घाते का अनुपाती होता है। अब हम लोग देखें वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वाट पर स्क्वायर होता है। अब इसमें क्या होता है, यदि हमारे जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसमें अगर यदि जो के का मान है ना, अगर कोई हमारी ब्लैक बॉडी है, अगला बात करते हैं, अगर हमारी कोई ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी का मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु जो आ रही है, वह कोई ऊष्मा जो आ रही है, कोई प्रकाश जो आता है, जब उस ब्लैक बॉडी से टकराएगा तो वह पूरी ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। मतलब किसी भी प्रकार के ऊष्मा को किसी भी प्रकार के प्रकाश को वह रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर पूरी प्रकाश को वह एब्जॉर्ब कर लेता है तो वह वस्तु ब्लैक बॉडी कहलाती है। ब्लैक बॉडी का मतलब हुआ, मान लो कोई वस्तु है, यह इसमें थोड़ा सा ओपन हुआ है, ठीक है, अब इसमें प्रकाश इंटर किया, प्रकाश इंटर करने के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, टकरा करके इसी के अंदर रह गया प्रकाश, मतलब बाहर नहीं निकला, अर्थात ये पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लिया अंदर। जब पूरे प्रकाश को यह अवशोषित कर लिया तो इस आधार पर कोई प्रकाश बाहर नहीं निकला, अर्थात कोई प्रकाश परावर्तित नहीं हुआ, तो वह वस्तु हमारी ब्लैक बॉडी कहलाएगी। यह वस्तु क्या कहलाएगी, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के लिए जो के का मान होता है ना, वह 1 होता है। ब्लैक बॉडी के लिए जो के का मान होता है 1 होता है। अगर हम बात कर लेते हैं यही चीज कि प्रतिरोध तंतु, रेजिस्टेंस अगर तंतु है, रेजिस्टेंस फिलामेंट के लिए यह के का मान जो होता है वह 0.9 होता है। कितना होगा, 0.9 होता है। यही चीज देखा जाता है। जो T1 है यहाँ पे, अगर T1 जो दर्शा रहा है वह दर्शाता है आपका हीटिंग सरफेस का तापमान, जो हीट करने वाले सरफेस है उसका तापमान बताएगा T1। और यही T2 जो होता है गर्म किए जाने वाले पदार्थ का तापमान है, यह जो वस्तु को गर्माओगे उसका तापमान बताता है। और यह जो T1 है वह यह दर्शाता है आपका कि जो हीटिंग सरफेस है, जो हम हीटिंग सरफेस के रूप में यूज कर रहे हैं, उसका तापमान जो होता है T1 होता है, लेकिन जो वस्तु को गर्म करोगे वह तापमान T2 दर्शाता है। यहाँ पे उसका तापमान को क्या दर्शाएगा, यहाँ पे T2 दर्शाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्लासिफिकेशन किया गया है उस वर्गीकरण के बारे में समझेंगे कि जो हमारे वैद्युत तापन होता है उस तापन का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, उन वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। अब इसमें देखते हैं हम कि जो आपका वैद्युत तापन का क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, तो इस हीटिंग के अंतर्गत हमारे जो रेजिस्टेंस हीटिंग आता है जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध तापन कहते हैं, एक हमारा आता है इंडक्शन हीटिंग आता है जिसे हम लोग प्रेरण तापन कहेंगे, और एक आता है हमारा इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग, जो मतलब क्या होता है इसमें आर्क उत्पन्न किया जाएगा। वही जो इंडक्शन हीटिंग होता था
इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे यह काम करता है, जो इंडक्शन हीटिंग होता है। और रेजिस्टेंस हीटिंग होता है कि हमारा रजिस्टिव हाई रेजिस्टेंस वाला जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ के माध्यम से क्या करते हैं हम, किसी चार्ज को या किसी वस्तु को जब गर्म करना, पिघलाना होता है, कठोरीकरण करना होता है या टेम्परिंग करना होता है, तो उसको क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस वाले जो रेजिस्टेंस हीटिंग हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं उसके माध्यम से गर्म किया जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, इनका अगर प्योर रेजिस्टेंस होता है तो इनका जो पावर फैक्टर का मान होता है वह हमारा क्या होता है, एक दर्शाता है। ठीक है, वहीं इंडक्शन हीटिंग, जो कि इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है, जो पावर फैक्टर होता है वह लैगिंग का केस कहलाता है, पावर फैक्टर का मान कम होता है, लैगिंग केस हो जाता है। वही इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग, यह भी एक प्रकार की इंडक्शन हीटिंग है। इसमें भी क्या होता है, पावर फैक्टर का मान घट जाता है। और यही डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है, यह एक प्रकार के कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है। तो इसमें जो कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करेगा, जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी आएगी, तो इसमें भी क्या होता है कि जो पावर फैक्टर होगा वह लीडिंग के रूप में रहता है, लेकिन जो पावर फैक्टर की मान होती है वह भी थोड़ा कम रहता है। अब इस तरीके से आते हैं हमारे कि जो रेजिस्टेंस हीटिंग है बांटा गया है, हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आ जाता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता है वह हम लोग अधातुओं को गर्म करने के लिए किया जाता है। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। फिर आता है माइक्रोवेव हीटिंग, और इस अगले आता है हमारा इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट हीटिंग। ये जो दिखाई दे रहा है इधर, ये वाला जो है ना, वह इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट हीटिंग, इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट, इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट हीटिंग, यह इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट हीटिंग करता है। और जो अगला हीटिंग है वह हमारी हाई फ्रिक्वेंसी ईडी करंट हीटिंग। अगला जो हमारी हीटिंग है यह क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी ईडी करंट हीटिंग। अब हम एक एक फर्नेस के बारे में या एक एक जो हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो मेथड अपनाए गए हैं इनके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे कि यह कैसे काम करते हैं और इनका प्रोसेस कैसा कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे अब। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस हीटिंग है, उस रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में समझेंगे कि जो प्रतिरोध तापन है वह कैसे है। अब देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस हीटिंग होता है वह हमारा दो प्रकार का होता है। जो रेजिस्टेंस हीटिंग है, रेजिस्टेंस हीटिंग, जो रेजिस्टेंस हीटिंग होता है वह हमारा दो प्रकार का होता है। जो पहला रेजिस्टेंस हीटिंग है वह डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। और दूसरा जो हीटिंग है वह हमारा इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है। ठीक है, ये हमारे दो हीटिंग मेथड हैं। एक हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है जिसे हम लोग प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन कहते हैं, और दूसरा जो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है इसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन। तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। अब इसके बारे में समझेंगे कि जो हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है वह क्या है। अब देखो, ये जो फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह फिगर हमारा है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। अब ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हमारा क्या है, कोई पॉट बर्तन है, बर्तन का ये हमारा दीवार हो गई सतह। अब इस दीवार में जिस वस्तु को गर्म करना होता है वह हमारा चार्ज कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। और ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड हैं, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड हैं। अब इस इलेक्ट्रोड में क्या करेंगे, विद्युत सप्लाई को दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस हीटिंग है। अब इसमें चाहे सप्लाई आप एसी दीजिए, चाहे सप्लाई आप चाहे डीसी दीजिए। तो इस आधार पे क्या है कि हमारा जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, ये हमारे इलेक्ट्रोड हो गए जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उच्च होती है, ये हमारे उच्च प्रतिरोध वाले इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इन इलेक्ट्रोडों के मध्य जब विद्युत सप्लाई दिया जाएगा, इन इलेक्ट्रोडों के मध्य जब विद्युत सप्लाई दिया जाता है, तो इन इलेक्ट्रोडों में प्रतिरोध के कारण, जो पदार्थ का प्रतिरोध होता है उसके कारण क्या होता है, ऊष्मा डेवलप होगा। क्या होता है, पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोडों में जो प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध के कारण क्या होगा, इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो गई। उस ऊष्मा का संपर्क देखो डायरेक्ट चार्ज से है, उस ऊष्मा का संपर्क देखो डायरेक्ट चार्ज से है कि नहीं। डायरेक्ट इलेक्ट्रोड जो है वो आपके चार्ज से जुड़ा हुआ है, चार्ज का मतलब जो गर्म करने वाली वस्तुएं हैं। तो इसमें जो ऊष्मा डेवलप होगी, हीट डेवलप होगा, वह हीट क्या करे, डायरेक्ट संपर्क आएगा हमारे चार्ज में। अब हम एक काम करते हैं कि तापमान को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब बहुत तेजी के साथ हमारा पिघले पदार्थ, तो हम क्या करते हैं, चार्ज के ऊपर एक हाई रेजिस्टेंस पाउडर छिड़क देते हैं। इसके ऊपर क्या करेंगे, ये देखो जो ऊपर है हाई रेजिस्टेंस पाउडर छिड़क दिया जाता है। तो जो हाई रेजिस्टेंस पाउडर छिड़केंगे उस वजह से जो हमारा चार्ज है ना, उसका जो गर्म होने की प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाता है, वह प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। यदि
इसमें क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस पाउडर को छिड़क दोगे। अगला बात कर लेते हैं पॉइंट का कि यदि आप सिंगल फेज 2 इलेक्ट्रोडों का यूज करते तो वहां पे सिंगल फेज सप्लाई होगा, यदि 3 इलेक्ट्रोडों का यूज करें तो वहां पे 3 फेज सप्लाई होगी। तो 3 फेज सप्लाई के लिए आपको 3 इलेक्ट्रोड चाहिए, वहीं सिंगल फेज सप्लाई के लिए क्या हो चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि आपको 3 फेज सप्लाई के लिए 3 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी, और वही चीज बात करते हैं कि अगर यदि आपको 3 फेज सप्लाई दे रहे हो तो वहां पे 3 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो हमारा दूसरा है रेजिस्टेंस हीटिंग का, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, वह हीटिंग क्या होता है, इसके बारे में पूरा समझेंगे कि जो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है वह क्या होता है। अब हम लोग देखे थे पिछले में कि जो हमारे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग था उसमें ऊष्मा का सबसे ज्यादा स्थानांतरण तो चालन विधि द्वारा हो जाता था, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड होते थे उनका डायरेक्ट संपर्क चार्ज से था। लेकिन वही चीज देखते हैं हम इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में सेम वही चीजें होती है, जो हमारे हीटिंग ये इलेक्ट्रोड हो गए, ये हीटिंग इलेक्ट्रोड हो गए, लेकिन इनका संपर्क डायरेक्ट चार्ज से नहीं होता है, इनके बीच में क्या होता है, एयर रहता है। तो हीट जो डेवलप होगा, एयर या वायु, वायु भी भर सकते हैं या किसी प्रकार का द्रव भर सकते हैं, इसमें क्या होगा, द्रव भर देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में जो इलेक्ट्रोडों का संपर्क होता है वह डायरेक्ट चार्ज से नहीं होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो ये जो गर्म करने वाले जो हमारे पदार्थ हैं वह चार्ज होता है। अब जैसे विद्युत सप्लाई दोगे, उस विद्युत सप्लाई के माध्यम से ये हमारे जो इलेक्ट्रोड है वह इलेक्ट्रोड गर्म होगा, वह गर्म होगा तो इसमें जो गर्म होगा तो हीट का जो ट्रांसफर करने की प्रोसेस होगा, वह आप ट्रांसफर जो होगा वह चाहे आप संनयन विधि द्वारा हो गया, अगर द्रव यूज कर रहे हो तो संनयन विधि द्वारा हो जाएगा, और इसमें क्या होता है, अगर वायु है तो वायु के माध्यम रेडिएशन भी द्वारा हो गया। तो जो हीट का ट्रांसफर है इसमें, हीट का ट्रांसफर, हीट वह क्या होगा, आपका कन्वेंशन और रेडिएशन द्वारा होता है, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। ठीक है, इस माध्यम से क्या होता है, चाहे कन्वेंशन का यूज करो, कन्वेंशन का यूज हो गया जब द्रव तथा गैस होती है, तो द्रव में क्या होता है, कन्वेंशन प्रोसेस चलता है, वही रेडिएशन विकिरण भी द्वारा भी होता है इसमें, अगर वायु भरा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा इनडायरेक्ट मेथड में, वह आपका जो तरीका अपनाया जाता है वह कन्वेंशन और रेडिएशन के माध्यम से गर्म किया जाएगा, और इसमें जो इलेक्ट्रोड का संपर्क होगा वह डायरेक्ट चार्ज से नहीं होता है। इसमें एक चीज ये होता है कि ऊष्मा का सबसे ज्यादा स्थानांतरण क्या होता है, वह रेडिएशन के माध्यम से किया जाता है, रेडिएशन के माध्यम से सबसे ज्यादा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। और इसमें जो तापमान होता है वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग से थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में जो तापमान था वो डायरेक्ट संपर्क था चार्ज से, उसमें क्या था, डायरेक्ट संपर्क था चार्ज से। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट संपर्क, इसलिए इसमें थोड़ा सा तापमान उसके अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आप यदि जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो किस पदार्थ का यूज करोगे, तापमान कितना रहेगा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि आप नाइक्रोम का यूज करते हैं, नाइक्रोम, नाइक्रोम के रूप में अगर हीटिंग एलिमेंट को यूज कर रहे हो, जिसमें निकिल और क्रोमियम जैसे मिल के बना होता है, निकिल हमारा 80% होता है, 20% हमारा क्या होता है, क्रोमियम होता है। तो इस तरीके से जो नाइक्रोम का तापमान होता है वह कार्यकारी तापमान जाएगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तापमान होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर वहीं बात कर लेते हैं जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम, प्लेटिनम भी हमारा क्या हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं। तो प्लेटिनम को भी आप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान डेवलप करेगा, जो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, कार्यकारी तापमान होगा, वह वर्किंग टेम्परेचर जो होता है वह 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। अगर यही मोलिब्डेनम धातु का यूज करते हैं, मोलिब्डेनम, 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 अगर मोलिब्डेनम धातु का यूज करते हो तो उसका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चला जाता है, उसका तापमान जो जाएगा वह 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगर वहीं ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं, ग्रेफाइट, अगर ग्रेफाइट पदार्थ का यूज करते हो तो जो ग्रेफाइट का तापमान होता है वह 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस तरीके से ये जो तापमान वाले होते हैं, नाइक्रोम हमारा कम तापमान पे ऑपरेट होता है, वहीं से प्लेटिनम उससे ज्यादा, मोलिब्डेनम धातु जो होती है उससे ज्यादा, वही ग्रेफाइट जो होता है सबसे ज्यादा तापमान क्या होता है, ग्रेफाइट के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो जो ग्रेफाइट होगा इसका तापमान सबसे अधिकतम क्रिएट करने वाली हमारी क्या है, हीटिंग एलिमेंट है। अच्छा, एक चीज और इसमें देखा जाता है कि जिन भट्टियों में चाहे तार का उपयोग करिए या पत्ती का उपयोग करते हैं, स्ट्रिप जिसे बोलते हैं,
यदि भट्ठी में तार या स्ट्रिप का उपयोग करते हो गर्म करने के लिए, तो उसका तापमान को बहुत आसानी पूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। उसका जो तापमान होता है ज़्यादा आसानी पूर्वक नियंत्रित करते हैं। और वहीं देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है भट्टियों में, अगर भट्ठी में आप इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं, तो उसकी अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो जो तापमान नियंत्रण थोड़ा सा इसमें कठिनाई होती है। इसमें जो तापमान नियंत्रण करने की होती है, अगर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो फर्नेस में, इसमें तापमान नियंत्रण करने की थोड़ा सा कठिनाई होता है। अब बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस से फर्नेस होती है, इनका ताप नियंत्रण एलिमेंटों में धारा नियंत्रण कर प्राप्त किया जाता है। जो हमारी हीटिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे हीटिंग एलिमेंट को जो तापमान का अगर कंट्रोलिंग करना होगा, तो इसमें तापमान का जो नियंत्रण किया जाएगा वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के माध्यम से भी किया जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा विधियां हैं, तो इनके माध्यम से भी क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस हीटिंग होती है उनका तापमान को नियंत्रण किया जाता है। अब जैसे एलिमेंट हमारे या इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनको श्रेणी क्रम और समांतर में संयोजन करके क्या करते हैं, कुछ हमारे एक्स्ट्रा मेथड। पहला मेथड जो हमारे हीटिंग एलिमेंट होते थे, हीटिंग एलिमेंट में क्या करते हैं, करंट जो होता है, करंट के माध्यम से कंट्रोल करके हम लोग हीट का नियंत्रण किया जाता है। लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा मेथड हैं। जैसे आप क्या करोगे, जो हीटिंग एलिमेंट रेजिस्टेंस हीटिंग है, उनमें इनको इलेक्ट्रोडों को श्रेणी क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम में जोड़िए। अगर इलेक्ट्रोड को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड ये होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड ये होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो इनका प्रतिरोध मन बढ़ जाता है। अगर यही इलेक्ट्रोडों को इलेक्ट्रोड को समांतर में जोड़ देंगे, तो इनका जो प्रतिरोध होता है, आर का मान होता है, वो घट जाता है। तो इस प्रकार से जब प्रतिरोध बढ़ता है और घटता है, तो उसके माध्यम से भी तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है एलिमेंटों की संख्या को परिवर्तित करके। अगला जो मेथड होता है कि भाई जितने इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों की संख्या घटाओगे बढ़ाओगे, तो उसके माध्यम से भी क्या होता है, तापमान को नियंत्रित किया जाता है। तो एलिमेंट जो होते हैं हमारे हीटिंग एलिमेंट हो गए, हीटिंग एलिमेंट की संख्या को नियंत्रित करके, हीटिंग एलिमेंट की संख्या को नियंत्रित करके या परिवर्तित करके, ऐसे लिख सकते हो, परिवर्तित, ठीक है, करके। अगर यदि आप हीटिंग एलिमेंट की संख्या को क्या करोगे, परिवर्तित करोगे, मतलब कम ज्यादा करते हो, तो उसके माध्यम से। और एक नियंत्रण होता है थर्मोस्टेट या ओवरलोड रिले के द्वारा। थर्मोस्टेट या ओवरलोड रिले, ठीक है। थर्मल स्टेट या ओवर लोड रिले, थर्मोस्टेट स्विच होता है। थर्मोस्टेट क्या होता है, आपका एक स्विच होता है, जैसे आप लोगों को विद्युत प्रेस में यूज किया जाता है। तो विद्युत प्रेस में भी देखो, जो तापमान बढ़ता है तो अपने आप ट्रिप करके विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है। जब तापमान क्या होता है, थोड़ा सा तापमान कम होता है, ऑलरेडी क्या होता है, फिर विद्युत सप्लाई का आना चालू हो जाता है। थर्मोस्टेट स्विच जो होता है, एक द्विधात्विक पत्ती होती है, इसमें दो अलग अलग धातुओं की पत्ती से मिलकर बनाया जाता है। एक पत्ती का तापमान के रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, एक पत्ती का जो रेजिस्टेंस होता है वह कम होता है। तो इस माध्यम से क्या होता है, जब प्रतिरोध का परिवर्तन होता है, तापमान का परिवर्तन होता है, तो जब तापमान का परिवर्तन होगा तो एक में ज्यादा प्रसार होगा, एक में कम प्रसार होगा, इसके कारण पत्ती मुड़ जाती है। तो पत्ती मुड़ती है तो परिपथ सप्लाई ऑफ हो जाता है। इस तरीके से इसमें सेटिंग बनाया जाता है। तो वही होती है आपका थर्मोस्टेट स्विच होता है, थर्मल स्विच बोलते हैं, थर्मोस्टेट स्विच कहा जाता है, ठीक है। थर्मोस्टेट स्विच होगा। और होता है अपना जो ओवरलोड रिले का मतलब ये होगा कि जब हमारा ओवर भार होता है, भार जब बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा, तो इस कारण क्या होता है, परिपथ को वियोजित कर देता है, तोड़ देता है। तो वो हमारा ओवर लोड रिले के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये चीज होता है हीटिंग एलिमेंट में करंट को कम करके। और इसमें क्या होता है, जो हमारे हीटिंग एलिमेंट है उनको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ करके, फिर क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट संख्या को परिवर्तित करके, फिर थर्मोस्टेट या ओवर लोड रिले का यूज करके, इस मेथड से अपना करके हम लोग क्या करते हैं कि तापमान को नियंत्रित किया जाता है रेजिस्टेंस फर्नेस में, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। कुछ हमारे स्पेशल विशेष प्रकार की भट्टियां हैं, तो उन भट्टी के बारे में समझेंगे कि इनकी कार्य संरचना कैसी होती है। तो इस विशेष प्रकार की भट्टी में आगे हम बात करने वाले हैं। इस फिगर में हम लोग देखेंगे जो स्पेशल भट्टी के अंतर्गत आएगा। एक हमारा है साल्ट बाथ हीटर, नमक उष्मक जिसे बोलते हैं, इसका नाम है साल्ट बाथ हीटर, साल्ट बाथ हीटर, ठीक है। नमक उष्मक भट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा जो फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये साल्ट बाथ हीटर है। अब इस साल्ट बाथ हीटर में भी क्या होता है, तो इसमें जो हमारे हीटिंग टूल्स या स्टील टूल्स होंगे, हमारे औजार होते हैं, उस औजारों का यदि टेम्परिंग करना हुआ या फिर कह सकते हैं कठोरीकरण करना हुआ, तो इन सब चीजों को करने के लिए क्या कहते हैं, साल्ट बाथ हीटर का उपयोग किया जाता है। तो धातुओं को टेम्परिंग करना, जिसे मृदुीकरण कहते हैं,
और जो हमारा एक कठोरीकरण है, धातुओं का कठोरीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साल्ट बाथ हीटर का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो बर्तन होगा, इस भरनेस भट्टी की जो कवर है ऊपर का, इस कवर में क्या होता है, नमक का घोल भरा होता है। क्योंकि नमक का घोल रहेगा तो उष्मा का चालकता बढ़ जाती है, उष्मा का चालकता क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए क्या करते हैं, इसमें एक हमारा जो घोल होगा वह नमक का घोल होता है। और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड यूज किए हैं। अगर यदि इलेक्ट्रोड की बात किया जाए, आप सिंगल फेज सप्लाई लेते हो तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, वही 3 फेज सप्लाई लेते हो इसमें 3 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे 3 फेज आप लोग दिखा दिए गए हैं। वही 2 फेज लेते, आप सिंगल फेज लेते तो आपको दिखा देता है यहाँ पे 1-2 इलेक्ट्रोड। तो अब क्या है, जो हमारा क्या होता है, गर्म किए जाने वाले औजार होगा या वस्तु होता है, उस वस्तु को क्या करते हैं, इस साल्ट बाद इस नमक के घोल में डाल दिया जाता है, नमक के घोल में डाल देंगे। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो विद्युत सप्लाई यहाँ से दिया जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, 3 फेस अगर है 3 फेस यहाँ पे विद्युत सप्लाई देंगे। अब जो विद्युत शक्ति की यहाँ पे खपत होगी, वह खपत क्या होता है कि इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है, जो इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है, और नमक के घोल में डूबने की गहराई पर। ठीक है, नमक के घोल डूबने की गहराई मतलब इसकी गहराई कितनी है और इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी कितनी है, इस अनुसार क्या होता है, इसमें जो उष्मा का खपत होता है, जो उष्मा का यूटिलाइज किया जाता है, वह उस पर निर्भर करता है, किस पे, कि इसमें जो होते हैं कि आपका जो नमक का घोल है उसकी गहराई कितनी है, और अगला जो है, जो इलेक्ट्रोडो है, इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी कितना रखे हो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें उष्मा का खपत किया जाता है। वही सिंगल फेज सप्लाई अगर ऐसी देते हो तो वह आपका 2 इलेक्ट्रोड, 3 फेज सप्लाई ऐसी देते हो तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। ये हमारी स्पेशल प्रकार की भट्टी है। अब क्या होता है, अब जैसे हमारे तापानुशीतलन के लिए प्रतिरोध भट्टी, तापानुशीतलन अगला जो हमारा है पॉइंट भट्टी है, तापानुशीतलन के लिए प्रतिरोध भट्टी, तापानुशीतलन, तापानुशीतलन के लिए प्रतिरोध भट्टी, प्रतिरोध भट्टी। अब ये पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं कि तापानुशीतलन के लिए जो हमारी रेजिस्टेंस भट्टी है, अब इसमें प्रोसेस में होता क्या है, इसमें एक चीज ये किया जाता है कि ना, जो हमारा हीटिंग जॉब है, हीटेड जॉब मतलब गर्म जॉब है, जो गर्म जॉब है, अगर उस जॉब को जब ठंडा किया जाता है, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उस जॉब की जो होती है ना, वो भंगुरता जो होती है वह दूर हो जाती है। जो भंगुरता होती है, ब्रिटलनेस मतलब टूटने का अपन, जैसे कांच होता है, कांच में किसी प्रकार का टेंसाइल नहीं होता, तनेगा नहीं, वह टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा लेकिन तनेगा नहीं। तो ये प्रक्रिया भंगुर कहलाता है। तो जो भंगुरता, इसमें जॉब की भंगुरता दूर हो जाती है। मतलब अगर किसी जॉब को बहुत धीरे धीरे से ठंडा करोगे तो उसकी भंगुरता क्या होगी, दूर हो जाती है। मतलब भंगुर प्रोसेस जो होता है वो घट जाता है। अगर वही चीज देखते हो, कोई धातु है, धातु में जब पानी अचानक ठंडा कर दोगे, अचानक प्रसार होगा, चिटक जाएगा, वो जब चिटक जाएगा भंगुर हो जाता है भाई। और वही चीज क्या है, अगर किसी वस्तु को जब आसानी पूर्वक ठंडा करते, बहुत कम प्रोसेस, स्लो स्लो प्रोसेस के माध्यम से ठंडा किया जाता है, तो वह प्रोसेस क्या क्या होता है कि हमारा इसमें जो धातुओं को ठंडा करने का प्रोसेस ही है तापानुशीतलन के माध्यम। तो जो तापानुशीतलन फर्नेस है, रेजिस्टेंस भट्टी है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा जॉब है, गर्म वस्तुएं हैं, उस वस्तुओं को ठंडा करने के लिए तापानुशीतलन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब जो कोई वस्तु है जॉब है, या मान लो कोई जॉब है, ये क्या है, एक प्रकार का जॉब है, गर्म वस्तु है, यही जो ये वस्तु जो गर्माए हो, मान लो वो गर्माए हुए वस्तु को जब बाहर निकालोगे, धीरे धीरे ठंडा करोगे, तो जब जॉब को वायु के संपर्क में ठंडा किया जाएगा, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और पानी का भाप के कारण क्या होता है, जॉब पर जो वस्तु है इस पर एक ऑक्साइड परत जम जाएगी। इस पर क्या होता है, एक ऑक्साइड परत जम जाती है। जब इस वस्तु को वायु के संपर्क में आप ठंडा करोगे तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड परत, भूरी परत जम जाएगी। जब इसके ऊपर इसके जिससे जॉब में फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, मतलब चमक, एक प्रकार का इसमें जो चमक होता है वह चमक विशेष प्रकार का नहीं रहेगा। अगर यही जॉब को वायु रहित वातावरण में ठंडा करोगे, वायु रहित वातावरण में जो ठंडा करोगे, तो जॉब की सतह चमकीली होगी। मतलब ये जॉब जो होगा ना, उसकी सतह क्या होती है, चमकीली होती है। और इस तरीके से क्या होता है, यह प्रोसेस जो होता है इसमें तापानुशीतलन रेजिस्टेंस हीटिंग में किया जाता है, कि इसमें जो होता है जिससे वस्तु क्या हो, चमकीली बनी रहे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वायु का संपर्क इसमें न आए, और धीरे धीरे प्रोसेस करने से भी क्या होगा, जो इसका ब्रिटलनेस, भंगुरता होती है, वह भंगुरता क्या होती है, समाप्त हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है आपका इसमें होता है, किसमें, कि वायु
आपकी जो है तापानुशीतलन के लिए प्रतिरोध भट्टी। और अगली भट्टी की हम बात करते हैं कि जो वायु संचरण भट्टी, जो हमारी एक विशेष प्रकार की प्रतिरोध भट्टी वायु संचरण भट्टी, इसके बारे में समझेंगे। वायु संचरण भट्टी, वायु संचरण भट्टी जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एयर सर्कुलेटिंग फर्नेस, एयर ठीक है, एयर सर्कुलेटिंग फर्नेस। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि जो वायु संचरण भट्टी होता है इसका काम कैसा होता है। अब इसमें जो वायु संचरण भट्टी है ना, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे साधारण प्रकार के प्रतिरोध भट्टियां होती हैं उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण रेडिएशन द्वारा होता है, उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वह रेडिएशन द्वारा होता है। लेकिन ये जो हमारी वायु संचरण भट्टी है इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह संनयन द्वारा, कन्वेंशन द्वारा होता है। उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होगा, कन्वेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, संनयन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है ऊष्मा का स्थानांतरण, जिससे कोई वस्तु जो जॉब होता है ना, जो वस्तु को गर्म करोगे वह वस्तु क्या होता है, एक समान रूप से गर्म होता है। इसमें क्या होगा, वस्तु जो होता है एक समान रूप से गर्म होता है। और इसमें जो भट्टी का तापमान होता है वह 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, इसमें जो भट्टी का तापमान जाता है वह 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग जाता है। और इसमें वायु जो होती है, गर्म वायु होता है ना, उस गर्म वायु को जो हमारी जॉब है ना, गर्म होने वाली जो वस्तु है, इस वायु के संपर्क में रखा जाता है, भेजा जाता है। गर्म वायु को क्या करेंगे, इस जॉब में, जॉब के सरफेस पर भेजेंगे, जिससे हमारा जो वस्तु गर्म करने वाली वस्तु वह एक समान रूप से गर्म होती है। इसमें क्या होता है, एक समान रूप से गर्म होती है। तो इसमें क्या होता है, अगला प्रोसेस ये भी है, जब हमारी वस्तु गर्म हो गई तो उसमें ठंडा करने के लिए यह प्रक्रिया क्या करते हैं कि सप्लाई को बंद कर देते हैं। और सप्लाई को बंद करने के बाद वहां से फिर ठंडी हवा को प्रवाहित करना चालू कर देंगे। उल्टी क्रिया में क्या करें, ठंडी हवा को प्रवाहित करना चालू कर देंगे। तो वह जो हमारी जॉब है या वस्तु है वह वस्तु ठंडी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि वस्तु को गर्म करने और ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है वह वायु संचरण भट्टी में किया जाता है। और इस विधि में इस्पात को गर्म हवा द्वारा गर्म करके, इस्पात को, कोई भी स्टील हमारे गर्म जो वस्तु है उसको इस्पात गर्म वायु द्वारा क्या किया, इस्पात को गर्म करके फिर क्या करते हैं, अमोनिया में रख देते हैं। किस में रखेंगे, अमोनिया में। गर्म करने के बाद जो हमारा वस्तु होगा या जॉब होगा इसको अमोनिया में रख दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, अमोनिया में रख देते हैं। अब हम एक चीज बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध तापन के एलिमेंट है इनके पदार्थों के गुण क्या होने चाहिए, इनके प्रॉपर्टी क्या होने चाहिए, जो हमारे हीटिंग एलिमेंट है इसके बारे में देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे हीटिंग एलिमेंट थे, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं गर्म करने के लिए, उनके गुण क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनके अंदर मतलब क्या क्या अच्छाई होनी चाहिए, तब उनका यूज करोगे आप हीटिंग एलिमेंट के रूप में। तो सबसे पहले अगर अच्छाई की बात किया जाए कि इनके गुण ये होने चाहिए कि इनका जो रेजिस्टेंस है ना, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी, वह उच्च होनी चाहिए। पहला पॉइंट है, इनकी हाई रजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई रजिस्टिविटी, उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, पहले पॉइंट। अगर इनकी रजिस्टिविटी हाई है, जो पदार्थ हम यूज कर रहे हैं गर्म करने वाले हीटिंग एलिमेंट के रूप में, तो वह क्या होगा, इसमें ऊष्मा ज़्यादा अच्छा निकलेगा। और जिससे हमको क्या होता है कि प्रतिरोधकता उच्च होने पर, ताकि जो कम लंबाई के तार अथवा पत्ती की आवश्यकता हो सके। ठीक है, अगर हमारी रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो जो उसकी तार की लंबाई होगी, कम लंबाई चाहिए हमको, लंबाई क्या होगी, थोड़ा कम चाहिए। जिससे क्या होती, तार या पट्टी की जो लंबाई होगी वह कम चाहिए। ठीक है, कम क्या होगा, कम चाहिए हमको लंबाई, जो हीटिंग एलिमेंट की लंबाई होगी कम चाहिए लंबाई। ठीक है, लंबाई पहला पॉइंट हो गया। कि हाई रजिस्टिविटी रखोगे तो जो हीटिंग एलिमेंट है ना उसकी लंबाई हमको कम चाहिए। कम लंबाई में हमको क्या करेंगे, उसका काम यूज कर लेंगे। या हमारा जो हीटिंग एलिमेंट या पत्ती है अगर उसकी रजिस्टिविटी उच्च है तो उसकी लंबाई हमको कम लेना पड़ेगा, कम लंबाई में ही अपना काम चल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमारा उच्च हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक बिंदु। उच्च गलनांक बिंदु का मतलब ये हुआ कि आप जो वस्तु यूज कर रहे हो गर्म करने वाली हीटिंग एलिमेंट, अगर उसका तापमान कम रहेगा तो वो क्या धातु को गलाएगा, खुद ही अपना गल जाएगा। जब जब अपना खुद गल जाएगा, वो धातु को गला ही नहीं पाएगा, तो हम लोग उसको हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज क्यों करें बताइए। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो वस्तु लो गए गर्म करने वाली एलिमेंट है उसका रजिस्टिविटी क्या हो, या कह सकते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बहुत उच्च होना चाहिए। उच्च मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, उच्च गलन बिंदु रहेगा, तो वह हम लोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है,
इससे क्या होता है, उच्च तापमान सह सकेगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो क्या होगा, उच्च तापमान सह सकेगा, उच्च तापमान सह सकेगा। ठीक है, वह क्या होगा, उच्च तापमान को सह सकेगा। अब क्या होता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगला जो पॉइंट है, मतलब कि निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, ताप गुणांक, निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए, अर्थात लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि तापमान बढ़ने पर उसके प्रतिरोध के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर बहुत तापमान अगर परिवर्तित हो रहा है लेकिन प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, बहुत थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पे जो आप हीटिंग एलिमेंट लोगे उसमें यह गुण होना चाहिए कि अगर उसका तापमान परिवर्तित हो रहा है तो उसका प्रतिरोध का मान बदलना नहीं चाहिए ज़्यादातर। ठीक है, तो ये कहलाता है कि निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए और ऑक्सीकरण से मुक्त होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, ऑक्सीकरण, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन क्रिया से, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे हीटिंग एलिमेंट लूप यूज कर रहे हो उसमें ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसके जो सतह हैं वह सतह क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया कारण उसमें जंग लग जाते हैं। जंग लगने की वजह से क्या होता है, वो कोराइजेशन आ जाता है, धीरे धीरे उसमें क्षरण प्रक्रिया चालू होती है, मतलब उसमें झरना चालू हो जाएगा, झरने की वजह से वो कमजोर हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट, एक दिन बाद टूट जाएगा, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्रिया से दूर होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है कि जो हमारा धातु उसमें सड़न, जैसे आप लोग को होता नहीं, कोई व्यक्ति होता है या कोई मान लो कोई वस्तु है, जब सड़न प्रक्रिया हो जाती है तो सड़ता है, सड़ने के बाद जो प्रक्रिया सेम आती है, उसी तरीके से इसमें क्या है, टेक्निकल तरीके से इसमें समझिए कि जो हमारी धातु है उसमें सड़न वाली जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह नहीं होना चाहिए। ठीक है, सड़ने वाली जो प्रक्रिया है वह नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो हीटिंग एलिमेंट है उनके यही सब गुण होने चाहिए। अच्छा, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। एक कैलोरी बराबर जैसे होता है 4.18 जूल। ठीक है, एक कैलोरी बराबर जो होता है वो 4.18 1.48 जूल होता है। ठीक है, ये चीज़ जानिएगा। अगर 1 किलो कैलोरी कह देते हैं, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, अगर इनकी बात की जाए 1 किलो कैलोरी जो होता है वह किसके बराबर होता है, 4200 जूल के बराबर। ठीक है, 4200 जूल कह सकते हो कि जो 1 किलो कैलोरी होता है वह 4200 जूल के बराबर होता है। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे आप लोगों का जो प्रेरण तापन है, प्रेरण तापन का क्लासिफिकेशन किया गया, इनके फर्नेस या हीटिंग एलिमेंट के बारे में समझेंगे कि जो हमारे इंडक्शन हीटिंग है, इंडक्शन हीटिंग कैसे होता है, इनके बारे में समझेंगे अगली क्लास में।